अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो फंडेड अकाउंट्स के कुछ रूल्स रह गए थे तो उनको समझते हैं और ये मेरी लास्ट वीडियो होगी कि फंडेड अकाउंट्स के रूल्स के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फंडेड अकाउंट्स के क्या रूल्स हैं एंड डीप जाके डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट वाला मेथड होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कोई भी मेरा पे आउट लगना हुआ तो मैं उसमें आपको बता दूंगा कि पे आउट इस तरह से लगता है, विड्रॉल इस तरह से करते हैं और जो है अकाउंट लेते कैसे हैं वो भी मैं प्रोसीजर आपके साथ जो है शेयर कर दूंगा। सबसे पहले देखेंगे जैसे कि फंडेड अकाउंट में पहले भी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप एक फ़ीस देते हो फंडेड कंपनी को। कोई भी एक फंडेड कंपनी होती है, ठीक है, उसकी वेबसाइट होगी। आपने लेकिन देखना है कि अच्छी कंपनी हो। अच्छी कंपनी से मुराद आप एफटीएमओ का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एफटीएमओ एक ऐसी कंपनी है कि जिसके पास ब्रोकर भी अपना है एंड काफ़ी अर्से से ऑपरेट हो रही है और ए बुक चला रही है। और ए बुक क्या होती है उसको जो है किसी दिन और डिस्कस करेंगे ए बुक क्या होती है। एफटीएमओ का अकाउंट लें, आप वेबसाइट पे जाएंगे ftmo.com, ठीक है। वहाँ पे जाके आप अपना जो है अकाउंट्स बैलेंस सेट करेंगे, ठीक है। कि जैसे आपके पास अगर पैसे हैं लेट्स सपोज $500, तो $500 के अंदर कौन सा अकाउंट आता है आपने देखना है, ठीक है। उसके अंदर मेरे ख्याल से कोई 50 के अकाउंट आ जाएगा जो कि कोई $400 का है। एफटीएमओ के थोड़े से अकाउंट्स जो है वो महंगे हैं, लेकिन जो है ये एक समझ लिया ब्रांड है। ऐसे ही जैसे कि किसी भी बड़े ब्रांड की आप बात कर लें कि उसकी चीज़ महंगी होती है लेकिन जो लॉन्ग लास्टिंग होती है। काफ़ी ऐसी फंडेड कंपनीज़ हैं जिनके अकाउंट सस्ते थे लेकिन वो भाग चुकी हैं, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं अब कि अब रूल्स क्या क्या हैं और कैसा प्रोसीजर होता है। आप जाएंगे अपना अकाउंट बैलेंस सेलेक्ट करेंगे, उधर जाके मतलब उनके प्लान को सिलेक्ट करेंगे। उसमें एक उनका स्विंग अकाउंट होता है, एक उनका सादा अकाउंट होता है। स्विंग अकाउंट में ये है कि आपको मेरे ख्याल से जो मेरी नॉलेज है, वैसे इसके ऊपर आप अपनी भी देख लीजिएगा क्योंकि स्विंग अकाउंट जो भी अकाउंट्स होते हैं उसके नीचे ना वो मेंशन होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम सेपरेट एक वीडियो बना लेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। लेकिन स्विंग अकाउंट वो होता है कि जिसमें आप जो है ओवरनाइट ट्रेड होल्ड कर सकते हैं और वीकली भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो है आप थोड़े से ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं और कुछ अकाउंट्स उनके ऐसे होते हैं कि जिनमें आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते। अब उसके आगे चलते हैं कि आपने उसको फ़ीस पे करनी है, आपके पास अकाउंट आ जाएगा। लेट्स सपोज वो 100 के का अकाउंट है, ठीक है। वो कुछ $600 का अकाउंट है या फिर 575 इस तरह से कोई डॉलर्स हैं, वो उतने का मिल जाएगा आपको। अब वो होगा डेमो अकाउंट, फेज़ 1 का अकाउंट, टेस्ट अकाउंट, ठीक है। उसमें आपने 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। एक, आपने उसका जो टारगेट है वो मीट करना है, जो कि 10% का टारगेट है। मतलब $1,00,000 के अकाउंट में 10% नफ़ा करके देना है, 10% प्रॉफिट बनाना है। तो वो क्या हो गया कि आपने $10,000 $1,00,000 के अकाउंट में बनाने हैं प्रॉफिट, तब जाके आपका फेज़ 1 क्लियर होगा। और किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, उन चीज़ों में आते हैं आपका डेली ड्रॉडाउन। डेली ड्रॉडाउन क्या होता है कि ये आपकी लिमिट है, एक दिन में इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो अकाउंट आपका वॉश हो जाएगा और वो जो आपकी फ़ीस है वो ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। डेली ड्रॉडाउन होता है 5% का, मतलब एक दिन का ड्रॉडाउन $5,000 का है। और कोशिश करिएगा कि आप लोग अगर 100 के अकाउंट ले रहे हैं तो 4% से ऊपर लॉस ना करें या 3% से ऊपर लॉस ना करें। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है वो है ओवरऑल ड्रॉडाउन। ओवरऑल ड्रॉडाउन क्या होता है कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा आप उस अकाउंट के अंदर कितना लॉस कर सकते हैं। जैसे कि एक इन्वेस्टर है, ठीक है, वो आपको कहता है कि यार ये लो, तुम्हारी ट्रेडिंग अच्छी है, तुम अकाउंट में मेरे ट्रेड करो। वो आपको रियल अकाउंट देगा, लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, यार इसमें ट्रेडिंग करो, ये है जी मतलब $10,000 का अकाउंट, लेकिन तुमने 30% लॉस किया अकाउंट का, जो कि तकरीबन $3,000 है। अगर तुमने $3,000 लॉस कर दिया तो मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको मज़ीद अपने अकाउंट का लॉस नहीं करने दूंगा। ऐसी फंडेड कंपनी है, वो कहती है कि 10% से ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो 10% आपकी ओवरऑल लिमिट होती है जो कि $10,000 है। मतलब ये इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, आपके पास $10,000 हैं, आपने $10,000 से ही $10,000 बनाने हैं। ये फेज़ 1 का टारगेट है। उसके बाद हम चलते हैं फेज़ 2 के ऊपर। फेज़ 2 का टारगेट होता है $5,000। फेज़ 2 के जो डेली ड्रॉडाउन 5% ही होता है, ओवरऑल ड्रॉडाउन 10% ही होता है। मतलब ये कि थोड़ी सी चीज़ें मतलब डिफरेंट हो जाती हैं। वो है टारगेट, मतलब कि आपके पास वही लिमिट है, $10,000 लॉस कर सकते हैं, $5,000 पर डे लॉस कर सकते हैं, लेकिन आपका जो टारगेट है वो कम हो गया, 5% हो गया, ठीक है। मतलब आपके पास $10,000 हैं और उससे आपने $5,000 कमाने हैं। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि एक दिन में $5,000 लॉस ना हो,
ठीक हो गया, फेज़ 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें जो है मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ होते हैं, जो कि आप देखते होंगे कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ वो होते हैं मेरे ख्याल से एफटीएमओ में 4 या 5 होते हैं। अब उसका क्या मतलब होता है, एफटीएमओ के अंदर कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है कि यार कुछ फर्म्स होती हैं वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं कि एक दिन में अगर मतलब मिसाल के तौर में $1500 प्रॉफिट हो रहा है, $10,000 आपका टारगेट है, ठीक है, तो एक दिन में अगर 1.5% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि आप समझ लेंगे $1500, तो दूसरे दिन भी 1.5% होना चाहिए, तीसरे दिन भी 1.5% होना चाहिए, इस तरह से। या फिर कुछ कंसिस्टेंसी रूल इस तरह से लगते हैं कि आपका जो है 3% से ऊपर एक दिन का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब $3000 से ऊपर आप एक दिन में प्रॉफिट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह से भी होते हैं कि आप 0.5% से ऊपर नहीं कर सकते। डिफरेंट कंपनीज़ के अपने अपने रूल्स हैं, वो अपने तरीके से ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन मैं एफटीएमओ की बात करूँगा तो एफटीएमओ में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में हम और भी कंपनीज़ इस तरह की ढूँढेंगे कि जो अच्छी कंपनीज़ होंगी, जिनकी फ़ीस बेशक हाई हो, लेकिन ये है कि वो ऑथेंटिक हो और मतलब ई बुक भी चला रही हो। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ ये होते हैं कि देखें, आपने एक दिन में प्रॉफिट किया, लेट्स सपोज 10% एक दिन में कर लिया, 3 दिन आपने क्या करना है, 0.01 की ट्रेड ओपन करनी है, क्लोज़ करनी है, ओपन करनी है, क्लोज़ करनी है, ओपन करनी है, क्लोज़ करनी है। मतलब आपने जो है ये बताना है कि मैं एक्टिवली ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो वो आपके वो मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ पूरे हो जाएंगे, तो आप जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे फेज़ 2 के लिए। और ऐसे ही फेज़ 2 में होंगे तो फिर लाइव अकाउंट के लिए, ठीक है। लाइव अकाउंट में मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो आप मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ जो है अगर आप 4 दिन से ऊपर लगा लेते हैं पास करने में, तो वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। मतलब एक दिन आपने $500 प्रॉफिट कर दिया, दूसरे दिन $1000 कर दिया, तीसरे दिन $2000 कर दिया, और चौथे दिन फिर $2000 कर दिया, और 5वें दिन जाके आपका अकाउंट पास हो गया। तो 4 दिन तो आपने एक्टिवली ट्रेडिंग कर दिया, तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज वाला जो है वो चक्कर ही ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर आपने 1 या 2 दिन में कर दिया, तो 2 दिन जो बाकी होंगे या 3 दिन जो बाकी होंगे, उसमें आपने क्या करना है, 0.01 जो है जस्ट ओपन करनी है एंड क्लोज़ करनी है, तो आपके ट्रेडिंग डे काउंट हो जाएगा और मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा। तो ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ वाला कॉन्सेप्ट था। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि रूल्स क्या होते हैं। मैंने दोबारा से एक्सप्लेन किया, अगर आपको नहीं समझ आई तो पिछली वीडियो देख लें, उसमें भी मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया और मैंने बहुत एक लंबी वीडियो बनाई थी वो। तो सारे के सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ क्या होते हैं, मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज़ तो ऐसे नहीं है कोई भी कॉन्सेप्ट। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ क्या होते हैं, और उसके बाद जो है आपके पास कितनी लॉस लिमिट है, कितनी जो है आपका टारगेट है, और किस तरह से जो है आपने इन मतलब एक डूज़ एंड डोंट्स की पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है कि ये चीज़ जो है आपने इसको अवॉइड करना है और इसको टारगेट को मीट करना है। अब फंडेड अकाउंट्स में ट्रेडिंग थोड़ी सी टफ होती है कि आप वो देखें कि आपके पास DD 10% का, आपने प्रॉफिट टारगेट जो है वो भी 10% का, तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। और इस वजह से फंडेड अकाउंट्स में जो मतलब फेज़ 1 के जो मतलब है ना विन रेशो, वो थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने भी समझनी है कि पीछे बैकअप रख के आपने फंडेड अकाउंट लेना है। जैसे कि अगर लेट्स सपोज आपके पास $1000 हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि जो ऐसा अकाउंट कोई ख़रीदें कि जो आप 4 से 5 ख़रीद सकें, ठीक है, ताकि एक उड़ जाए, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ले लें, दूसरा उड़ जाए तीसरा ले लें, तीसरा उड़ जाए चौथा ले लें, तो एक जो है वो पास हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है, प्रॉपर रूल्स होने चाहिए। 1% 2% जो भी रिस्क है आपका फिक्स होना चाहिए, सेटअप्स आपके फिक्स होने चाहिए। ये ना हो कि इधर उधर की बातें हो रही हो, एक अकाउंट में SMC से ट्रेडिंग करें, दूसरे में ICT से ट्रेडिंग करें, तीसरे में वॉल्यूम से ट्रेडिंग करें, चौथे में जो है स्ट्रक्चर से ट्रेडिंग करें। इस तरह से नहीं करना, एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है और एक ही रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी भी यूज़ करनी है, और उसके साथ जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको चलाना है, सिस्टमैटिक वे में चलता रहेगा। जो है हो सकता है कि आपका पहला अकाउंट ही पास हो जाए, पहला नहीं तो दूसरे में जाके आपकी प्रोबेबिलिटी प्ले हो जाएगी, दूसरा पास हो जाएगा। फिर फेज़ 2 आएगा, फेज़ 2 पे भी यही सेम रूल्स रखें, लेकिन फेज़ 2 में कोशिश करें कि रिस्क को कम करें, ठीक है। फेज़ 2 क्योंकि आपका एक स्टेप पास हो चुका होता है, आप एक दूसरे स्टेप पे चले जाते हैं, तो कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलें, ताकि फेज़ 2 आपका जो है वो वॉश ना हो, ठीक है। लाइव अकाउंट में जाते हैं, लाइव अकाउंट में जाते साथ आप कोशिश करें कि छोटा सा पेआउट बनाएं, जिसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि $1,00,000 का आपका अकाउंट है, आपने फेज़ 1 पास कर लिया, फेज़ 2 पास कर लिया, तो कोशिश करें $500 या $1000 का पेआउट बन जाए, ठीक है, और एक और अकाउंट ले लें, उस अकाउंट में ट्रेडिंग बंद कर दें, ठीक है, और वो $500,000 जो भी बना होगा उसका 80% भी आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आपको जो है वो फीस रिफंड भी मिल जाएगी। फंडेड कंपनीज़ में ये चीज़ भी होती है कि जो आपका लाइव अकाउंट होता है उसमें जितना भी आप प्रॉफिट करते हैं उसका 80% आपका। दूसरी चीज़, जो पहला पे आउट होता है, जो आपने फ़ीस दी होती है, वो भी आपको रिफंड हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है फंडेड अकाउंट्स का, फ़ीस भी रिटर्न आ जाती है और आपको 80% भी मिल जाता है, और उसके बाद उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते रहें। कोशिश करें $2-3 हज़ार आपका पर पे आउट बनता रहे, छक्कों की तरफ ना जाएँ, 20-20 $50 हज़ार की तरफ ना जाएँ, नहीं बनते। $10,000 का DD है, $50,000 बनाने जा रहे हैं, तो आप खुद देखें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। $10,000 का DD है तो कोशिश करें कि $1,000-2,000 जो है बनते रहें और लंबी रेस के घोड़े बने। ये छक्के वाली मेंटालिटी हटा दें
इन ट्रेडर्स को ना देखें जो 20-20 हज़ार डॉलर का पे आउट ले रहे हैं, ठीक है। अब वो अपने हिसाब से शायद कैलकुलेटेड रिस्क वो अपने हिसाब से शायद कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हों, लेकिन आपके हिसाब से वो ठीक नहीं है, ठीक है। उनके पास शायद फंड ज़्यादा हो, वो छक्के मार रहे हों, ज़्यादा रिस्क ले रहे हों, पूरा अकाउंट रिस्क ले रहे हों। लेकिन देखें, आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी आपके पास 20-30 फंडेड अकाउंट नहीं है, आप 1-2 फंडेड अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि 1 से 2% बने, मतलब टोटल जो आपकी इक्विटी है, मतलब $1 लाख का अकाउंट है तो $1,000-2,000 बस पे आउट बने। और अगर आप इसको इस तरह से देखें कि आपके पास $10,000 का डीडी है, $10,000 का अकाउंट है, उसमें आप $1 या $2,000 बना रहे हैं, इसका मतलब है आप 10 से 20% गेन कर रहे हैं। और फॉरेक्स के अंदर ये गेन बहुत अच्छा गेन है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें, खुदारा इन चीज़ों के चक्करों में ना पड़ें कि जो $20,000 $30,000 पे आउट, छक्के वाली मेंटालिटी ख़त्म कर देनी है ट्रेडिंग में आके। देखें, लंबी रेस का घोड़ा हमेशा वो होता है कि जो छक्के नहीं मारता। अगर आप छक्के मारेंगे ना, तो आप जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये सिस्टमैटिक तरीके से जब ये चलती रहेगी ना छक्का अप्रोच, ठीक है, ऐसे फिर तो जाएंगे ये, शायद यहाँ पे आके आप फंबल कर जाएं, ठीक है, पूरी की पूरी सल्तनत टूट जाती है। ये जो छक्कास मेंटालिटी होती है, इन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़ें। आपके अंदर बैड हैबिट्स डेवलप होती हैं। देखें, एक ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल काम है। अगर एक ट्रेडर बन जाता है ना, तो उसको संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इन चीज़ों को समझें मैं अगर देखें, आजकल मुझे देखते होंगे कॉर्टेक्स के बारे में वीडियोज़ इस तरह की। मेरा मसला पता है, कॉर्टेक्स के बारे में एक मसला है कि यार, आप अगर प्रमोट करते हैं तो आप बताएं कि बैटिंग है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट ना क्रिएट करें कि इतने बड़े गेंस हैं। इतने बड़े गेंस नहीं हैं। कोडिंग करते हैं, ठीक है, 90% इनकी पोस्ट में कोडिंग होती है, ठीक है। बाकी अपनी सर्विसेज देते हैं। अब इसमें भी जो है 2 किस्म के लिंक होते हैं इनके, जो कॉर्टेक्स के जो एफिलिएट लिंक होते हैं, एक टर्नओवर का और एक पता नहीं रेवेन्यू का। टर्नओवर में ये होता है कि जितना भी क्लाइंट जो है वो लॉट्स लगाता है तो उसका इनको कमीशन मिलता है। रेवेन्यू में ये होता है कि जितने भी क्लाइंट जो है वो लॉस करता है तो उसका जो है कुछ परसेंटेज इनको मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से ये पैसे कमा रहे होते हैं, ठीक है। अब देखें, मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, आप एक कंपनी है, आपकी कंपनी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। मैं आपको कहता हूँ कि सर, मैं आपके लिए क्लाइंट लेके आ सकता हूँ, मैं आपकी कंपनी को बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकता हूँ, महीने का मैं आपको $1 मिलियन का फ़ायदा दे दूँगा, 30 करोड़ का। आप एक काम करो, उसकी एवज़ मुझे ना हिस्ट्री बना दो, मुझे जो है बड़े पे आउट दिखा दो। तो वो खुद कोडिंग से भी कर लेते हैं और वो लोग भी इनको प्रोवाइड कर देते हैं। एक्सएनएक्स में भी ऐसा होता है। एक्सएनएक्स को जो मतलब कहते हैं कि लिजिट ब्रोकर है, तो उनसे मेरा बिल्कुल इख्तिलाफ है। मार्केट मेकर है। मार्केट मेकर ब्रोकर जो है वो आप ब्रोकर के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे होते हैं। एक्सएनएक्स में ट्रेडिंग करना भी बैटिंग है। इस चीज़ को आपने समझना है। और मैं ये पूरा का पूरा मतलब मैं समझ लें कि पूरी एक जंग स्टार्ट कर रहा हूँ डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ और डिफरेंट उन चीज़ों के साथ, ताकि फॉरेक्स को मैं हलाल करवा सकूँ। क्या मुफ्तियाने किराम के साथ मैं बैठ के बात कर सकूँ कि फॉरेक्स हलाल है। और इंशाल्लाह मैं इस पॉइंट पे पहुँचूँगा। मुझे बस थोड़ा सा ये गन साफ़ करने दें कि ये जो कॉर्टेक्स और ये बैटिंग ऐप्स और ये एक्सएनएक्स जो मार्केट मेकर्स ब्रोकर होते हैं जितने भी, इवन के मैंने अभी पिछली लास्ट पॉडकास्ट में बोला था ऐसी मार्केट, लेकिन अभी मैंने रिसर्च किया तो ऐसी मार्केट भी मार्केट मेकर है, उसके पास भी कोई लाइसेंस नहीं है, उसका वो लाइसेंस मुअत्तल हो चुका है। तो वो मुझे पुरानी इन्फॉर्मेशन थी 2016 की, तो मेरी गलती हो गई है कि मैं थोड़ी सी रिसर्च कर लेता। तो मैंने अभी दोबारा से देखा तो वो उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। एंड ही इज़ आल्सो मार्केट मेकर ब्रोकर वो होता है कि जिसकी मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ कोई मतलब लिंक नहीं हो रहा होता और वो डायरेक्ट आपके साथ बैटिंग कर रहा होता, बता रहा होता है कि भाई मैं मार्केट मेकर हूँ, मैं आपके साथ बैट लगाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये कॉर्टेक्स भी है, ये इसकी जो रियल मार्केट भी होती है वो मार्केट मेकर है, ठीक है। उसके बाद जो ओटीसी मार्केट है वो तो एक अलग दुनिया है, वो तो बाइनरी ट्रेडिंग है। बाइनरी ट्रेडिंग तो हर जगह बैन है। तो खैर, फंडेड अकाउंट का ये वीडियो थी, मतलब इधर तक पहुँच गई, लेकिन मैं आपको अपने विजन्स बता रहा हूँ कि इस तरह से आपने ऑपरेट करना और इन लोगों के जो है झांसे में नहीं आना। आपने कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करना है और प्रॉपरली ट्रेडिंग करके पैसे बनाने हैं। एंड दैट इज़ द मेन थिंग। लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ना कि 6 महीने का जो है वो किंग बन के और अगले 6 साल जो है ना नज़र ही ना आए कि ट्रेडिंग की फील्ड में कोई था भी। तो लंबी रेस का घोड़ा वो होता है कि जो रियलिस्टिक होकर सोचता है, रियलिस्टिक अप्रोच रखता है। रियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे तो इंशाल्लाह आप भी लंबी रेस के घोड़े बन जाएंगे और इसमें मैं आपकी मदद करूँगा। एक चीज़ मैंने और लास्ट बात करूँगा, ऑब्जर्व की है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास नॉलेज बहुत कम है इस टाइम पे फॉरेक्स को लेके। ज़ीरो लेवल के, इवन के जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स, जितने बड़े इन्फ्लुएंसर, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, इनको बेसिक भी नहीं पता। इनको ये भी नहीं पता होगा कि मार्केट मेकर ब्रोकर क्या होता है। मैंने डिफरेंट इनकी पॉडकास्ट देखी है जिसके अंदर बोला जा रहा है कि बाइनरी हलाल है। ये कहते हैं कि बाइनरी, मैं तो नहीं समझता बाइनरी हलाल है। फॉरेक्स अगर हलाल है तो बाइनरी भी हलाल होनी चाहिए। मतलब
अजीब लॉजिक है, बाइनरी और फॉरेक्स के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। आप इस चीज़ को तो समझें ना, पहले अपनी रिसर्च तो कर लें। ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये 3-4 चीज़ें सीखने से बंदा ट्रेडर नहीं बन जाता। बड़ी चीज़ें होती हैं जो सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस लेना पड़ता है और बैक एंड की चीज़ों को समझना पड़ता है, तब जाके जो है बंदा ट्रेडर बनता है। खैर, ये एक बड़ी डिटेल वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊँगा कि ये मार्केट मेकर क्या होता है, असली ब्रोकर कौन-सा होता है, हलाल कैसे होती है, फॉरेक्स हराम कैसे होती है। और उसके बाद मैं मुफ्तियान कराम के पास अपनी सारी चीज़ें लेके जाऊँगा कि आज तक मैंने बात नहीं की उनसे, लेकिन अब मैं करूँगा कि सर आप ये बात करते हैं तो मेरे पास ये दलाइल हैं, तो आप प्लीज़ इसको कंसिडर करें और बड़ी तमीज़ के दायरे के अंदर रह के, मतलब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है वो लोग। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मेरी जो है ये जितनी भी मेरी कोशिशें हैं वो फल लेके आएँगी और फॉरेक्स को हलाल का दर्जा भी मिलेगा पाकिस्तान के अंदर भी इंशाल्लाह। तो इस उम्मीद के साथ कि हम लोग आगे बढ़ते रहें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और इस मकसद में मेरा साथ दें इंशाल्लाह। और कोई भी मेरा गलत मकसद नहीं है, ना कभी पहले हुआ है, ना कभी आगे होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अल्लाह को जान देनी है और फ़ायदा नहीं है ना इन चीज़ों का कि यार आप लोगों को गलत गाइड करें। उसके बाद भी कि यार अभी देखें कि अगर कोई ज़िंदगी में बंदे से गुनाह हो भी जाते हैं ना, तो उसकी माफ़ी माँगना मतलब आपके ऊपर फ़र्ज़ होता है। और जब आप एक बड़ा काम कर लेते हैं, जैसे कि मैंने हज किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद आप अगर लोगों को गाइड ना करें या फिर लोगों के साथ ज़रा सी भी नौसरबाज़ी करें, तो सर आपके लिए सख्त अज़ाब वेट कर रहा होता है। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है कि मैं इतनी सी भी बात आगे पीछे नहीं कर सकता, ठीक है? तो क्योंकि मैंने अपने साथ एक कमिटमेंट भी की हुई है कि नहीं यार, मैंने जो भी चीज़ बताऊँगा कि तो खुल के बताऊँगा कि ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है। तो बाइनरी और ये सारी चीज़ें बेटिंग है, इसका प्रूफ़ भी मैं आपको दे दूँगा, जिसको जितना प्रूफ़ चाहिए। कोई लॉजिकल बात नहीं करता और फंडेड अकाउंट्स को भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा बैकएंड पे भी जाके, कोई इतना इश्यू नहीं है इसका भी। तो हम सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। असल में नॉलेज की कमी है, नॉलेज बढ़ता रहेगा तो चीज़ें जो है समझ आती रहेंगी। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक लेके जाएँगे। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हम सबको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।